हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी की, जिनका नाम है जॉन जैकस रूसो। और इनके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि इनका काम जो है वो बहुत फेमस है। ये एक राइटर भी हैं, कंपोज़र भी हैं। इनको फादर ऑफ रोमांटिसिज्म भी बोला जाता है। ये एजुकेशनल रिफॉर्मर भी हैं। इनकी एजुकेशन की पॉलिसीज़ जो हैं उनको आज तक जो है यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए। और ये पॉलिटिशियन भी कह सकते हो आप, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी काफ़ी सारी अपनी फ़िलॉसफीज़ दी हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। ये बहुत टाइम कंट्रोवर्सी में भी रहे थे और इनके काम को कुछ देर के लिए बैन भी किया गया था गवर्नमेंट से, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में रहते थे। लेकिन बाद में फिर से जब रियलाइज़ किया गया कि इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट थी हर फील्ड में, तो वापस से वो चीज़ें जो है सामने आने लगी। तो ये एक नेचुरलिस्ट थे, नेचुरलिस्टिक फ़िलॉसफी थी इनकी। और हम जो फोकस करेंगे ज़्यादातर इनकी एजुकेशनल फ़िलॉसफी पे करेंगे, जो हमारे काम की है, हमारे सिलेबस में आती है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना जॉन जैकस रूसो के बारे में। तो सबसे पहले इनकी इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। जॉन जैकस रूसो, ही वॉज अ जिनीवियन फिलोसोफर, जिनीवा में पैदा हुए थे ये। और कंपोज़र, राइटर, ये राइटर भी हैं, कंपोज़र भी हैं 18th सेंचुरी के। और इनकी जो राइटिंग्स थी उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा था पॉलिटिकल थ्योरी पे, एजुकेशन पे और लिटरेचर पे। तो पॉलिटिक्स के बारे में लिखते थे, सोसाइटी के बारे में लिखते थे, एजुकेशन के बारे में लिखते थे। लिटरेचर इन्होंने बहुत रोमांटिक लिटरेचर, बहुत अच्छी लिटरेचर लिखी हुई है, काफ़ी सारी बुक्स इन्होंने लिखी हुई है। रूसोस फिलोसफिकल वर्क जो है सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और एक एमिल नाम से है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत पॉपुलर वर्क है इनका, जो जनरल पॉलिटिक्स और सोसाइटी की बात करता है। और हमें जो ज़्यादा ध्यान रखना है, जो इनकी एक बुक है, एक राइटिंग है जिसका नाम है एमिल। एमिल एक बच्चे का नाम है जिसके ऊपर ये बुक लिखी गई है कि वो बच्चा कैसे कैसे बड़ा होता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है और एजुकेशन सिस्टम का उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। बेसिकली यहाँ पे रूसो ये बात करते हैं कि जैसे हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है जो बहुत ही रिजिड है, और जहाँ पे चाइल्ड सेंटर से ज़्यादा टीचर सेंटर या सिलेबस सेंटर पढ़ाया जाता है, उसका किस तरीके से इस बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है और इसको इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में, और बाद में इसके साथ क्या क्या होता है। मतलब टोटल जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी ट्रेडिशंस थे और जो उसमें रिफॉर्मेंट्स चाहिए थी, जो चेंजेस चाहिए थे, उन सब की बात करिए इस बुक में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और हमें ये याद रखना है। इस बुक, इन दोनों ही बुक्स से इन्होंने क्या किया था, जो प्रिवेलिंग सोसाइटल नॉर्म्स है उसको चैलेंज किया था कि जो हमारे सोसाइटी में हो रही हैं चीज़ें वो ठीक नहीं है, उन्हें बदलने की ज़रूरत है। एंड ही वांटेड मोर इगैलिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कि सबके लिए इक्वालिटी हो और डेमोक्रेसी हो, उसकी बात ये करते थे। तो ही वॉज ऑल्सो नॉन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू थ्योरी ऑफ एजुकेशन। इन्होंने थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी थी जहाँ पे इन्होंने बात करी थी कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है बच्चे की, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको पढ़ाना चाहिए, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड ये ज़्यादा फोकस नेचुरल डेवलपमेंट पे और इंडिविजुअलाइज लर्निंग पे करते थे। नेचुरल डेवलपमेंट जैसे अब होती है ह्यूमन बीइंग की, एक बच्चे की बड़े होने तक जो नेचुरल डेवलपमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, उस पर फोकस करना है। और इंडिविजुअलाइज लर्निंग यानी कि एक एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देनी है, क्योंकि ये नेचुरलिस्टिक थे, नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। एंड ही कंटिन्यू टू बी डिबेटेड एंड एनालाइज, शेपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, सोसाइटी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो आज तक इनकी जो राइटिंग्स हैं उनके बारे में बात होती है, जो भी इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में बताया था, सोसाइटी के बारे में बताया था, और जो गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए एजुकेशन में या एक सिविलाइज सोसाइटी की डेवलपमेंट में, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखी थी, जो काफ़ी देर तक कंट्रोवर्सी में भी रही थी। लेकिन लेटर ऑन इट वाज रियलाइज दैट ही टॉक्ड अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन में थोड़ा सा एक ट्रेजेडी होती है कि इनकी जस्ट इनके बर्थ के बाद ही इनकी जो मदर हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो इनके फादर जो हैं इनको लेके वहाँ से
जहाँ ये पैदा हुए थे, जिनेवा में पैदा हुए थे, तो वहाँ से लेके ले जाते हैं और किसी लीगल डिस्प्यूट में इनके फादर फंस जाते हैं, तो वहाँ से ले जाते हैं और अपनी इनकी जो पैटर्नल अंकल हैं उनके पास छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे इनको ही ग्रू अप विद हिज पैटर्नल अंकल, लेकिन वहाँ पे इनका ज़्यादा ध्यान रखा नहीं जाता। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग अपब्रिंगिंग में रहे हैं रूसो। बहुत ही चैलेंजिंग था इनका जो चाइल्डहुड था, मतलब 10 साल की एज से ही इनकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा इनस्टेबल थी। इसी तरीके से इनको फॉर्मल एजुकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत जगह इनको शिफ्ट होना पड़ा कई चीज़ों में और कई जगहों से। तो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल इनकी लाइफ थी और फॉर्मल एजुकेशन भी इनकी बहुत इनस्टेबल थी। इट वॉज़ नॉट वेरी स्मूथ जर्नी। तो इसीलिए इनकी वही जो प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस करी अपनी लाइफ में और जो चैलेंजेस फेस करे, बिकॉज ऑफ दैट इंस्टेबिलिटी, वही चीज़ें इनकी थ्योरीज़ में भी नज़र आती हैं कि जो एक बच्चे को फेस करना पड़ा, वो वही चीज़ ये कहते हैं अपनी थ्योरीज़ के थ्रू या अपनी राइटिंग्स के थ्रू कि हमें ये चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए अपने सिस्टम में। तो दिस वॉज हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। तो फिलॉसफी क्या है इनकी? एज वी नो कि ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड ये नेचुरलिस्टिक मूवमेंट को फॉलो करते थे, नेचुरलिज्म को फॉलो करते थे और नेचर एंड चाइल्ड, दो चीज़ों पे इनका फोकस बहुत ज़्यादा रहता था कि नेचर पे फोकस करना है, बच्चे पे फोकस करना है। एक तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के इन्वेंटर आप इन्हीं को मान सकते हो कि इन्होंने ही जो इन्वेंशन या बात करी थी कि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ट्रेडिशनल व्यूज़ के अगेंस्ट होते थे, बच्चों को पढ़ाने के या उनको ग्रो करने के जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, रिजिडिटी के, स्ट्रिक्टनेस के, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने के, उस चीज़ के ये बिल्कुल अगेंस्ट थे। और इनकी एक बात बहुत पॉपुलर है, चिल्ड्रन शुड नॉट बी एजुकेटेड एज मिनिएचर एडल्ट, के बच्चों को ये मत सोचो कि वो मिनिएचर छोटे एडल्ट हैं और आप जैसे एडल्ट्स को पढ़ा रहे हो वैसे ही बच्चों को पढ़ा रहे हो, बिल्कुल सेम तरीका है, सामने बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर बोल रहा है। बड़ों को पढ़ाना बिल्कुल अलग होता है तरीका और बच्चों को पढ़ाने का सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो ही यूज्ड टू से कि दे आर नॉट मिनिएचर एडल्ट्स, उनको पढ़ाने का तरीका अलग होना चाहिए। तो फिलोसफिकल वर्क में इनके क्या है? ही वॉज अ प्रोमिनेंट नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर। नेचुरलिस्टिक कौन होते हैं? जो नेचर को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं अपने हर चीज़ के, हर फिलोसफी में या हर तौर तरीके में, ये नेचुरलिज्म की बात करते हैं। एंड इनका जो फर्स्ट मेजर वर्क था वो साइंस एंड आर्ट्स का था। मतलब इनका ये मानना था कि साइंस और आर्ट जो है ना, वही चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी को अच्छा भी बना सकती हैं और बिगाड़ भी सकती है। मतलब अगर हम उसका प्रॉपरली यूज़ करें तो हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प कर सकती है, अदरवाइज़ अगर उसका यूज़ बैडली होता है या इनअप्रोप्रिएटली होता है तो वो हमारी सोसाइटी की मोरालिटी को ख़त्म भी कर सकती है। तो ही आर्ग्यूज दैट प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स हैज़ बीन हार्मफुल टू सोसाइटी एंड मोरालिटी, कि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग साइंस और आर्ट्स के यूज़ करते हैं अभी तक, जिस तरीके से साइंस की एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी ख़राब हो रही है। हम अपनी सोसाइटी को टेक्नोलॉजी से और जो भी एडवांसमेंट हो रही है उससे ख़राब करते जा रहे हैं, इम्प्योर करते जा रहे हैं। ही यूज्ड टू बिलीव कि नेचर इज़ प्योर बट द सोसाइटी इज़ इम्प्योर। एंड आफ्टर दैट ही इज सेइंग डेवलपमेंट ऑफ इनइक्वालिटी एंड इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी। इसके बारे में इन्होंने बहुत बात की थी कि कैसे धीरे धीरे इनइक्वालिटी होती जा रही है सोसाइटी में। और इनकी एक बहुत ही फेमस, जो मैंने बोला सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके जो एक बुक है, बहुत ही फेमस है, उसमें इन्होंने अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी को एक्सप्लोर करा हुआ है, एक्सप्रेस करा हुआ है, और जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछ भी लिया जाता है। तो दिस वॉज हिज वर्क। ओके, तो नेक्स्ट थिंग, एमिल और ऑन एजुकेशन। ये ऐसा ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे ये एक इनका फिलोसफिकल वर्क था जो एजुकेशन पे था, और ये आपको याद रखना है, एमिल नाम से। एंड यहाँ पे इन्होंने नेचर ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करी गई है और डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बात करी गई है। तो क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल लिया है एक बच्चे का जिसका नाम एमिल है, जो इस बुक का कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, और उसको
मतलब सेंटर में रखते हुए, फोकस में रखते हुए इन्होंने बताया है कि कैसे नेचर ऑफ एजुकेशन और एक बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन से रिलेट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। तो रूसोस ट्रीटीज ब्रेक्स विद ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड, ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड को तोड़ने की बात करते हैं। एडवोकेटिंग फॉर नेचुरल एंड हैंड्स ऑन अप्रोच टू लर्निंग, तो ये क्योंकि नेचुरलिस्ट थे तो ये कहते हैं हमें नेचुरल तरीके से पढ़ाना है बच्चों को, जैसे वो नेचुरली सीखते हैं, बड़े होते हैं। हैंड्स ऑन लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना है। अलाउइंग चिल्ड्रन टू डेवलप इन हार्मनी विद देयर एनवायरनमेंट, बच्चे अपने एनवायरनमेंट से अपने आप सीखें, जैसे जैसे एनवायरनमेंट उन्हें सिखा रहा है, जैसे सिचुएशन उन्हें सिखा रही हैं, जैसे एक्सपीरियंसेस उन्हें सिखा रहे हैं, उसी से उसको सीखने दें। आप ज़बरदस्ती टीचर अपने एक्सपीरियंस बच्चे पे ना थोपे, बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखे। तो अपनी हार्मनी बनाए एनवायरनमेंट के साथ, रेदर देन एडहेरिंग टू द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। हमें फॉर्मल एजुकेशन के रिजिड स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने हैं कि बच्चा डेली सुबह आएगा, सारा दिन बैठ के पढ़ के जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, जो उसके समझ के भी बाहर है वो उसे पढ़ा रहे हैं, उसके लेवल से भी ज़्यादा है, जो उसके एक्सपीरियंस के हिस्से में आ भी नहीं रहा वो उसको बताया जा रहा है, उस चीज़ के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। तो वही चीज़ इन्होंने आइडियल मॉडल ऑफ एजुकेशन अपनी बुक एमील में बताया हुआ है, जहाँ पे इन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल स्किल्स को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है। तो इसी चीज़ का जो इम्पैक्ट है हमारी एजुकेशन सिस्टम पे आज भी पड़ रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बहुत बात हो रही है। और रोल ऑफ ऑटोनॉमस लर्निंग, ऑटोनॉमस लर्निंग होता है अपने आप ही सीख जाना, ऑटोनॉमी होता है इंडिपेंडेंटली बच्चा अपने आप कोई काम कर पा रहा है, उसको वैसे ही सीखने दो। जैसे ये बोलते थे कि अगर बच्चा धीरे धीरे अपने आप चलना सीख रहा है तो आप उसको ज़बरदस्ती चल के खींच के मत चलाओ, वो ऑटोमेटिकली सीख जाएगा, उसकी नेचर में है सीखना, ह्यूमन बींग्स की नेचर में है। वो धीरे धीरे पैरे क्रॉल करेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, ये तो उसकी नेचर में ही है। तो उसको उसी तरीके से सीखने दो, आप उसको फास्ट बनाने के चक्कर में आप उसको खींचो मत ज़बरदस्ती। जैसे आपने सुना होगा कुछ पेरेंट्स बच्चों को जल्दी स्कूल इसलिए डाल देते ताकि वो जल्दी पढ़ना सीख जाए, लिखना सीख जाए, इंटेलिजेंट हो जाए, जो कि बहुत गलत है। बच्चों को अपनी जो ग्रोथ की स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना लिखना आना चाहिए, और वही बात रूसो करते हैं यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस लर्निंग। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जैसे हम बात करते रहते हैं, तो उसके लिए जो फाउंडेशन है एक तरीके से यहाँ पे रूसो रख रहे हैं कि कैसे हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हर बच्चे को इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस देनी ज़रूरी है, और उनकी जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है उसको केटर करना ज़रूरी है। जो वो नेचुरली बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है, जो वो जानना चाहता है, रेदर देन आप कुछ और पढ़ा रहे हो जो उसका इंटरेस्ट का नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। दिस वॉज हिज आइडियाज़। तो आगे चलते हैं। अब आगे एक नेगेटिव एजुकेशन करके एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में रूसो बात करते हैं। तो नेगेटिव एजुकेशन होता क्या है, ये बोलते हैं हमें बच्चे को पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एजुकेशन देनी है, बट ये एक्चुअली में सुनने में ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव, यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड की बात हो रही है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? सो नेगेटिव एजुकेशन का मतलब ये है नेचर इज़ प्योर सिंपल एंड ब्यूटीफुल। पहले तो ये इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि नेचर जो है वो बहुत प्योर है, सिंपल है, वो ब्यूटीफुल है। सोसाइटी में जो भी एडवांसमेंट हो रही हैं या जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत इम्प्योर है। तो सोसाइटी बहुत इम्प्योर है, सोसाइटी जो है वो बच्चे को बहुत गलत सिखाता है, बहुत गलत तरीके से, गलत मॉरल्स, गलत एथिक्स और गलत सोशलाइजेशन हो रही है बच्चों की बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी से दूर लेके जाना है, आइसोलेट करना है, उसको नेचर में लेके जाना है बच्चे को, क्योंकि नेचर इज़ वेरी प्योर, सिंपल एंड ब्यूटीफुल एंड सोसाइटी इज़ फुल ऑफ सेवरल डिफेक्ट्स। सोसाइटी के अंदर बहुत डिफेक्ट्स हैं, तो आप बच्चों को सोशलाइजेशन के थ्रू वही सिखाते हो जो आपके अंदर डिफेक्ट्स हैं। अगर हो सकता है वो बच्चा आपसे भी बेटर निकल के आ जाए अगर आप उसको नेचर में छोड़ दो और अपने आप सीखने दो। वो चीज़ आप मत सिखाओ जो जितनी आपको आती है, वो आपसे भी बेटर हो सकता है। वी गेट ट्रू नॉलेज फ्रॉम नेचर नॉट सोसाइटी। तो हमें ट्रू नॉलेज कहाँ से मिलती है? नेचर से मिलती है, सोसाइटी से नहीं मिलती। सोसाइटी से तो हमें इनकम्प्लीट नॉलेज मिलती है या बायस्ड मिलती है नॉलेज। आपको पता ही है कि सोशलाइजेशन के थ्रू बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा बायस्ड व्यूज़,
बना लेते हैं, कभी जेंडर बायसनेस की बात हो रही होती है, कभी कोई स्टीरियोटाइप की, तो बच्चे वो चीज़ें कितनी जल्दी अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सोसाइटी से हमें ट्रू नॉलेज नहीं मिलती है, नेचर से मिलती है। सेंस ऑर्गन्स आर दी गेटवेज ऑफ नॉलेज। और जो बच्चों के सेंस ऑर्गन्स हैं, जो वो छोटे होते हैं, जब अपने सेंसेस के थ्रू जो भी वो सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वही उनका सही तरीका है नॉलेज गेन करने का। तो सेंस ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए, स्पेशली जब वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंसी स्टेज पे होते हैं, उस टाइम पे सेंस ऑर्गन्स उनके इम्पॉर्टेंट मेन गेटवेज हैं जहाँ से उनकी नॉलेज ट्रैवल करती है, लर्निंग होती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है नेचुरल लर्निंग में? फर्स्ट इज़ नो फॉर्मल एजुकेशन। कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में होती है और अभी भी होती आ रही है, उस टाइप से फॉर्मल कोई करिकुलम नहीं होना चाहिए जो स्टैंडर्डाइज होता है, जो सबके लिए फिक्स होता है, और जिसमें ये नहीं देखा जाता कि हर एक बच्चे की अलग अलग कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, सबको एक जैसी चीज़ पढ़ा दी जाती है। कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होना चाहिए कि इतना से इतना ही पढ़ाया जाएगा या इतने बजे से इतने बजे ये पढ़ेगा, तो उसको नेचुरली मूव करने दो जैसे जैसे वो मूव कर रहा है। इसमें कोई टाइम टेबल फिक्स मत करो। बुक्स के तो बिल्कुल ही अगेंस्ट होते थे कि बुकिश जो हम पढ़ाते हैं, और स्पेशली जो बोला जाता है कि इसको लर्न करो और उतना ही पढ़ना है जितना बुक में है, उसके ये बिल्कुल अगेंस्ट थे कि बुक हमारी नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट करती है बहुत ज़्यादा, और उसमें जो फैक्ट्स होते हैं वो वैसे भी करेक्ट नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते। तो बुक्स को तो फॉलो नहीं करना है। फॉर्मल लेसन नहीं होने चाहिए, इनफॉर्मल तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए। देयर मस्ट बी नो फॉर्मल लेसन्स। कोई हैबिट फॉर्मेशन नहीं करानी है बच्चे की। हैबिट फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे आपको पता है स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो उन्हें डिसिप्लिन की और ग्रीट करने की, टीचर को, किसी को कोई टीचर आए तो खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलना है, डिसिप्लिन में रहना है, रोज़ यूनिफॉर्म पहननी, कई तरह की हैबिट फॉर्मेशन होती है। तो हो सकता है वो हैबिट्स कुछ अच्छी हो, कुछ हमारे लिए बेटर हो, कुछ ख़राब हो, बट रूसो इसके अगेंस्ट है कि आप मत हैबिट फॉर्मेशन कराओ। मतलब एक इंस्ट्रक्टर या कोई टीचर हैबिट फॉर्मेशन नहीं कराएगा, द चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली फॉर्म हैबिट्स। वो अपने आप अपनी हैबिट फॉर्मेशन कर लेगा, आपको नहीं कराना है। लर्न फ्रॉम नेचर, जैसे कि इन्होंने बोला कि नेचुरलिज्म को बिलीव करते थे, तो नेचर से लर्न करने की ज़्यादा बात करते हैं। नेचर इज़ अलोन द सोर्स ऑफ नॉलेज, कि नेचर ही ऐसी चीज़ है जो एक नॉलेज का सोर्स है। एक टीचर या कोई किताब से आपको ट्रू नॉलेज नहीं मिल सकती, या कोई सोसाइटी आपको करेक्ट या कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकती। ऑल वैल्यूज़ एग्जिस्ट इन नेचर, जितनी भी वैल्यूज़ हम सिखाते हैं बच्चे को, हम कोई भी मॉरल, एथिकल, किसी भी तरह की डिसिप्लिनरी वैल्यूज़ सिखाने की कोशिश करते हैं, हम बुक से सिखाते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से सिखाते हैं, हम बोल के, पर ये कह रहे हैं कि तो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करती हैं वैल्यूज़, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अपने आप नेचुरली सीख जाएगा, अपने खुद के एक्सपीरियंस को जैसे जैसे वो अनफोल्ड करेगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर वैल्यूज़ डेवलप हो जाएंगी। इन अकॉर्डिंग्स टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड, जो करिकुलम होना चाहिए या जो एजुकेशन होनी चाहिए वो चाइल्ड के नेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कि चाइल्ड का नेचर कैसा है, उसको क्या चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, किस चीज़ के लिए वो क्यूरियस है, वो कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे है, एज क्या है उसकी, तो उस पर डिपेंड करना चाहिए कि क्या आपने उसको पढ़ाना है, क्या लर्निंग होनी है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड। करिकुलम बेस्ड ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, बच्चे की नीड, इंटरेस्ट और एबिलिटी पे बेस्ड होना चाहिए करिकुलम। एक छोटे बच्चे की जो नीड होती है, इंटरेस्ट होते हैं, उसका करिकुलम वैसा होना चाहिए। एक एडोलोसेंट बच्चे की नीड, करिकुलम कैसी होता है, उसका करिकुलम वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए। बेसिक साइंस सिखानी ज़रूरी है। अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि बच्चे को बेसिक साइंस तो ज़रूर सिखाएं, क्योंकि साइंस से ही उसका माइंड सेट लॉजिकल बनेगा, उसका माइंड ओपन होगा। ठीक है, तो ओपन माइंडेडनेस साइंस से आएगी, वो बहुत ज़रूरी है। फिर फिज़िकल हेल्थ एंड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन में क्या होता है, बच्चों को अपने फ़िज़िकल हेल्थ को डेवलप करने में बहुत हेल्प मिलती है, स्ट्रेंथ आती है उनके अंदर। तो फिज़िकल एजुकेशन या फिज़िकल हेल्थ एंड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है उनको सिखानी। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, हर एक बच्चे के लिए उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हो। सोशल नॉलेज थ्रू सोशल पार्टिसिपेशन, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि बच्चे सोशलाइजेशन से सीख जाते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं सोशल नॉलेज सोशलाइजेशन से नहीं, उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने दो, अपने आप वो पार्टिसिपेशन से सीख जाएगा, आप उसको खुद मत सिखाओ।
यूजुअली हम सोशलाइजेशन क्या पढ़ते हैं कि हम बच्चे को सिखाते हैं और बच्चा हमें देख देख के कॉपी करके सीखता है, तो हम अपने आप जो हमारे एक्सपीरियंस हैं हमारे पर्सपेक्टिव से सिखाते हैं। बट रूसो इज सेइंग कि लेट द चाइल्ड पार्टिसिपेट, ही विल लर्न ऑटोमेटिकली, ऑटोनॉमस लर्निंग होगी जब वो खुद पार्टिसिपेट करेगा सोसाइटी में, या कोई भी प्रोजेक्ट आप बच्चों को दो उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा तो सोशल लर्निंग अपने आप होगी। माइनर प्लेस टू टीचर, टीचर की जो जगह है ना वो बहुत माइनर रखी है रूसो ने, कि टीचर की रिक्वायरमेंट एक्चुअली है नहीं, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है, बहुत ही माइनर जगह दी है टीचर को कि उसका रोल बहुत कम है। नो इंस्ट्रक्शंस ओनली गाइडेंस, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है, सिर्फ गाइड करना है। तो एक तरीके से जो हम बात करते हैं कि टीचर फैसिलिटेटर होना चाहिए, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। मोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न, ओनली मोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न, ये इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड को इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी है, लेक्चर नहीं देना है, यू हैव टू मोटिवेट द चाइल्ड, सिर्फ उसको मोटिवेट करो कि वो और सीखे और अपने आप सीखे। नो रूल्स टू कंट्रोल द चाइल्ड, देयर शुड बी नो रूल्स, आपने कंट्रोल किसी तरीके से बच्चे को नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप डिसिप्लिन सीख जाएगा बाय नेचुरल लॉज। देयर शुड बी नो रूल्स टू कंट्रोल द चाइल्ड। डिसिप्लिन विल कम थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, तो डिसिप्लिन कैसे आएगा जब आप कंट्रोल नहीं करोगे, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज से अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा, जब वो अपने एक्शन का नेचुरली रिएक्शन देखेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने देखा कि उसने कोई गर्म चीज़ को हाथ लगाया और उसके हाथ जो है उसमें उसको जलन हुई, तो उससे वो ऑटोमेटिकली सीख जाएगा कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से वो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। जब वो बड़ा होगा, जब एडोलेसेंट बनेगा, तब वो जब देखेगा कि झूठ बोलने से मेरा नुकसान हो रहा है, तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से वो उस वैल्यू को सीख जाएगा। तो डिसिप्लिन कंट्रोल से नहीं सिखाना है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, अपने आप जो कॉन्सिक्वेंस देखेगा वो सीख जाएगा। डू नॉट इम्पार्ट नॉलेज बट स्टिमुलेट द चाइल्ड, नॉलेज इम्पार्ट नहीं करनी है, उसको स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट मीन्स उसको इतने सारे आप रिसोर्सेज दो, इतना एनवायरनमेंट इतना अच्छा दो, ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ वो सीख सके, उसको फैसिलिटी इतनी अच्छी दो कि जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सीखने के लिए क्यूरियस हो जाए। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है। आज के टाइम पे अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी उठा के देखोगे तो वहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, जहाँ पे बोला है कि टीचर फैसिलिटेटर होना चाहिए, बच्चे के नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। दिस इज़ द एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन विच वॉज इन्वेंटेड बाय रूसो ओनली। तो इन्हीं से इंस्पायर होके ये सारी चीज़ें जो हैं बाद में दूसरे एजुकेशनल रिफॉर्मर्स ने भी इसके बारे में बात की थी। तो बेसिकली आइडिया इनका था, बोला इन्होंने था, इनके तरीके कुछ और थे बोलने के, कई बार इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी या नेगेटिव वे में भी देखा गया, बट एक्चुअली कहना ये यही चाहते थे जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड वे में बोला जाता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी तो बाद में आई थी, तो शुरुआत इन्होंने इन आइडियाज़ की ही करी थी। और इसके अलावा जो ये मानते थे, जर्नली इनका जो मानना था, इनके बिलीव्स थे कि मैन की फ़र्स्ट ड्यूटी होती है कि वो ह्यूमन बीइंग बने, रेदर दैन कि वो कोई अपना कोई और रोल सोचे सोसाइटी में कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि दे हैव टू बी अ ह्यूमन, और अपने हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस को छोटे बच्चों से दूर रखें। देयर शुड बी नो चाइल्डहुड एजुकेशन, मतलब ये कहते थे कि बचपन में एजुकेशन नहीं, प्ले होना चाहिए। यहाँ पे ये मतलब है इनका कि खेल के बच्चे सीखें। तो जैसे यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि कोई बुक नहीं होनी चाहिए, कोई करिकुलम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बच्चों को आप नेचर में छोड़ दो और ओपन क्लासरूम हो, बेसिकली ओपन एरिया में क्लासरूम हो, वहाँ उनको खेलने दो, खेलते खेलते वो सीख जाएंगे। जो आपने बाद में मारिया मोंटेसरी के बारे में भी, जैसे आपने मेरी वीडियो में सुना होगा कि प्ले वे मेथड की वो बात कर रही है, तो एक्चुअली ये भी उसी की बात कर रहे हैं कि खेल से बच्चा सीखे। और चिल्ड्रन नीड टू बी चिल्ड्रन बिफोर बीइंग मैन, मतलब बड़े आदमी एक मैन बनने से पहले बच्चों को बच्चा ही रहने दो, उनको बड़ों की तरह पढ़ाना मत शुरू कर दो। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक अ मैन नॉट अ सोल्जर और प्रीस्ट। तो यहाँ पे ये बहुत ही नेचुरल चीज़ों की बात कर रहे हैं कि हमें इंसान को एजुकेट करके इंसान ही बनाना है, उसको कोई सोल्जर या प्रीस्ट बनाने के लिए एजुकेट नहीं करना है। एजुकेशन का काम
किसी को कुछ बनाने के लिए नहीं है। एजुकेशन का काम है कि उसको अपनी नेचर याद रहे, ट्रू नेचर, कि वो ह्यूमन बीइंग है तो वो ह्यूमन बीइंग ही रहे, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के रहे। तो दिस शुड बी दी ऑब्जेक्टिव एजुकेशन रेदर देन कि वो ह्यूमन बीइंग से कुछ और बन जाए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रूसो करते थे, जो काफ़ी लोगों को समझ के बाहर हो जाती थी कि कहना क्या चाह रहे हैं। कि आज के टाइम पे भी जैसे क्या है एजुकेशन में, एजुकेशन का क्या मेन वो है ऑब्जेक्टिव है या टारगेट है कि कोई भी बच्चा एजुकेशन लेके या एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या बने, बड़ा होके एक अच्छा इंसान बने। ये एजुकेशन का टारगेट होना चाहिए रेदर देन कि वो एजुकेशन लेके एक बहुत बड़ा करियर बना ले और वो बहुत ज़्यादा दूसरों को परेशान करे या बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर में डेवलप हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। फिर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज इज़ आवर ओन बॉडी। हम अपनी खुद की बॉडी मूवमेंट से, अपनी सेंसेस से नॉलेज ले सकते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन की। एजुकेशन शुड बी रूटेड इन मैंस मॉरल नेचर। हमारे मॉरल नेचर में ही हमारी एजुकेशन रूटेड होनी चाहिए। वी शुड नॉट यूज बुक्स इन प्लेस ऑफ नेचर एंड आवर सेंसेस बिकॉज दैट टीचेज अस टू बिलीव मच एंड नो लिटिल। तो बुक्स की जगह पे हमें नेचुरल चीज़ों को और अपनी सेंसेस को यूज़ करना चाहिए नॉलेज गेन करने के लिए। एजुकेट टू बी अ मैन नॉट अ सर्टेन ऑक्यूपेशन। तो यू हैव टू बी एजुकेटेड टू बिकम अ मैन नॉट एन ऑक्यूपेशन। हमें एक ह्यूमन बीइंग बनने, मैन का मतलब यहाँ पे ह्यूमन है, हमें ह्यूमन बनने के लिए एजुकेट होना है, नहीं ना कि कोई ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपेशन बनने के लिए। एजुकेशन मस्ट बी प्रोग्रेसिव एंड फॉलो नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है? जो नेचुरल प्रोग्रेस को फॉलो करे। जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं, हमारे अंदर जैसे जैसे ग्रोथ और चेंजेस आते हैं, उसी चीज़ को फॉलो करें, उसी को एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन मस्ट बी बेस्ड प्राइमरीली ऑन द सेंसेस। सेंसेस पे बेस्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसका मतलब ये भी है कि वो हैंड्स ऑन लर्निंग की और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो। सिर्फ सुनने या देख के पढ़ने की बात नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिकली भी करके देखो चीज़ों को, हैंड्स ऑन लर्निंग करो, तो उसकी बात हो रही है। प्रमोट्स एन एम्फेसिस ऑन द फिजिकल वर्ल्ड, नो बुक लर्निंग इन अर्ली एजुकेशन। तो फिजिकल वर्ल्ड यानी ओपन नेचर में जाओ, फिजिकल चीज़ों को देखो, मैनिपुलेट करो चीज़ों को। लर्निंग प्रोसेस इज़ वन ऑफ द ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर से लर्निंग होती है। एंड पॉजिटिव एजुकेशन बिगिंस ओनली इफ अ चाइल्ड इज़ अवेयर ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द अदर्स। तो जब बच्चे को अपने रिलेशनशिप्स, दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स के बारे में नॉलेज होती है, तब उसकी एक्चुअली में एक अच्छी एजुकेशन की शुरुआत होती है। तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिलीव्स थे रूसो के, जिसको वो चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम में फॉलो किया जाए और एक स्ट्रिक्ट रिजिड करिकुलम ना लेके बच्चे की नेचुरल जो ग्रोथ है या प्रोग्रेस है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाए। देन एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जैसे अभी बात करी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारे स्टेजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन देनी है, तो उसी को बोलते हैं नेगेटिव एजुकेशन। जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए थे वो सारे नेगेटिव एजुकेशन, इन्होंने एक टर्म दिया था कि नेगेटिव एजुकेशन है। पॉजिटिव मतलब हो गया कि जैसे पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पे मतलब क्या है कि टीचर अगर पढ़ा रहा है, बस टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, वो उसको बोला है वो पॉजिटिव एजुकेशन। नेगेटिव मतलब उल्टा है कि बच्चा खुद से सीख रहा है, दैट इज़ नेगेटिव। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। हिज एसेंशियल आइडिया इज दैट एजुकेशन शुड बी कैरिड आउट सो एज फार पॉसिबल इन हार्मनी विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड नेचुरल कैपेसिटी। तो बच्चे की नेचुरल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एजुकेशन डेवलप होनी चाहिए। एंड देन ही इज टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड नेचुरल गुडनेस थ्रू वेरियस स्टेजेस। तो जैसे जैसे बच्चों की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, बचपन से वो बड़े होते जाते हैं, तो जो उसकी नेचुरल गुडनेस है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको हमें कंटामिनेट नहीं होने देना है, सोसाइटी की सोच से बायस नहीं होने देना है। जो बच्चे की जो इनोसेंस होती है या नेचुरल गुडनेस होती है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो आइसोलेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम विल, मतलब दूसरों की विल से दूर रखना है लोगों को, बच्चों को। जैसे क्या होते हैं, पेरेंट्स कई बार बच्चों के ऊपर अपनी खुद की इच्छाएं थोप देते हैं या अपनी खुद की सोच उसके सोशलाइजेशन से बच्चों को में भी डाल देते हैं, तो उस चीज़ से बच्चों को आइसोलेटेड अलग रखना है, ठीक है। तो एडोलेसेंट एज तक का इन्होंने एजुकेशनल प्रोग्राम की स्टेजेस दी थी, जहाँ पे इन्होंने बोला था कि सीक्वेंस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द ट्यूटर। तो ट्यूटर यानी टीचर हो गया या फैसिलिटेटर हो गया, वो एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करेगा सिर्फ, और वो पढ़ाएगा नहीं।
चाइल्ड इज़ नॉट टोल्ड व्हाट टू डू और थिंक, मतलब उसको, बच्चे को, यू डोंट हैव टू टेल कि उसको क्या पढ़ना है, क्या सोचना है। आप मत बताओ कि वो क्या सोचे क्या ना सोचे, रेदर टू ड्रॉ इट्स ओन कंक्लूजन एज अ रिजल्ट ऑफ इज ओन एक्सप्लोरेशन। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि द चाइल्ड विल ड्रॉ इट्स ओन कंक्लूजन्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ओन एक्सप्लोरेशन। द चाइल्ड विल अपने खुद के कंक्लूजन्स बनाएगा, वो खुद एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को। तो एमिल का जो करेक्टर है वो यही चीज़ की यहाँ पे बात करिए कि वो कैसे कैसे इन्फेंसी से दिखाया हुआ है वो बच्चा, कि वो इन्फेंसी से बड़ा होता है, फिर एक स्टेज पे जाता है, दूसरी स्टेज पे जाता है, एंड ही लर्न्स थ्रू इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अर्ली एडल्टहुड। धीरे धीरे वो कैसे कांस्टेंट सुपरविजन के अंदर लर्न करता है, और जहाँ पे ट्यूटर का काम है एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना, एंड समटाइम्स डिफ़िकल्ट मॉरल लेसन्स अबाउट ह्यूमिलिटी, चैसिटी, ऑनेस्टी। तो ये सारी चीज़ें वो अपने आप सीखता है। तो अब इन्होंने कौन सी स्टेजेस की बात करी थी, वो 4 स्टेजेस क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्फेंसी टू 5 ईयर्स। इन्फेंसी मतलब जब से आप लगा लो बच्चा 1 साल का होता है उससे लेके 5 साल तक, जहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट को इन्होंने फोकस करा हुआ है कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। देन 5 to 12 ईयर्स है जहाँ पे सेंस ऑर्गन्स की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। देन 12 to 15 ईयर्स डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे डेवलप करना। और लास्ट में 15 to 20 ईयर्स है जो एडोलोसेंट एज होती है, जहाँ पे इमोशनल, मॉरल और रिलीजियस डायमेंशंस डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे अलग अलग स्टेज पे क्या क्या चीज़ें डेवलप होनी चाहिए बच्चों की, उसके अकॉर्डिंग उनका करिकुलम भी होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उनको लर्न भी करवाना है, लर्निंग मेथड या टीचिंग मेथड भी वैसे ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज नाउ करिकुलम। तो अगर इन स्टेजेस को देखा जाए तो फर्स्ट इन्फेंसी स्टेज जो थी 5 साल तक की, वहाँ पे बोला है देयर शुड बी नो करिकुलम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्ले विल बी द ओनली मेथड ऑफ टीचिंग, और फोकस कहाँ पे रहेगा, फिजिकल डेवलपमेंट पे। तो बच्चे गिरेंगे, खेलेंगे, तो वहाँ पे उनकी जो स्ट्रेंथ है डेवलप होगी, बॉडी मसल्स डेवलप होंगे, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, तो प्ले से सीखेंगे। देन उसके बाद जब बच्चा और बड़ा होता है, नेक्स्ट स्टेज चाइल्डहुड में आता है, तो ही विल लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड ओन एक्शन, अपने खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस से वो सीखेगा। फिर जब वो बॉयहुड में आता है, बॉयहुड हो गया 12 से 15 साल का, ये वाला आपका 1 से 5 साल को इन्फेंसी बोला है, ये 5 से 12 साल को चाइल्डहुड बोला है, 12 से 15 बॉयहुड इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने एमिल के बारे में बात की थी, एमिल वॉज अ बॉय, तो इसलिए बॉयहुड लिखा हुआ है, जहाँ पे इस तरह के सब्जेक्ट्स सिखाने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे मैथ्स, लैंग्वेज, फिजिकल साइंस, फिजिकल डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग, क्योंकि आर्ट इंटीग्रेटेड की बात कर रहे हैं तो ड्राइंग, कारपेंट्री हो गया, जैसे कोई स्किल सिखाते हैं, जैसे आजकल स्किल्स के ऊपर, वोकेशनल स्किल्स के ऊपर बहुत फोकस है, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये वाले सब्जेक्ट्स बोले हैं कि सिखाने चाहिए। लास्ट में एडोलोसेंट है 15 to 20 ईयर्स, इस केस में बच्चों को रिलीजन के बारे में, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, ऑक्यूपेशन, सेक्स एजुकेशन, एस्थेटिक, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से बच्चा अपनी मॉरल और रिलीजियस इमोशनल डेवलपमेंट जब करेगा तो वो इस एज में होना चाहिए। ये सिलेबस इन्होंने इस तरीके से डिवाइड करा था। आगे चलते हैं इसमें। थोड़ा सा अगर आप इसके टेबल फॉर्म में इसको हम देखें तो ये जो स्टेजेस हैं इन्फेंसी वाली, जहाँ पे बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड सेंस, मॉरल कन्वर्सेशन थ्रू मदर टंग, मदर टंग यानी कि जो बच्चे की मदर टंग है, इसके घर में जो बोला जाता है उसके थ्रू मॉरल कन्वर्सेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। सेम बात आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी करी गई है कि मदर टंग बहुत ज़रूरी है, बच्चे को मदर टंग से, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको मदर टंग में पढ़ाया जाए। तो वही यहाँ पे भी बात हो रही है, डिबार फ्रॉम डेवलपिंग एनी बैड हैबिट, तो कोई बैड हैबिट है तो वहाँ पे उसको रोकना चाहिए, और गुड हैबिट सिखाने में तो यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, टीचिंग मेथड क्या होगा, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स एंड काउंसलिंग मेथड से बातचीत करके बच्चे के साथ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। फिर चाइल्डहुड में लर्न एवरीथिंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन से सीखता है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं होगी, नेगेटिव एजुकेशन होगी जो हमने अभी पढ़ा था। फ्री प्ले, फ्री मूवमेंट, एक्शन एंड नो रिजिड करिकुलम, कैसे पढ़ाएंगे, प्ले वे मेथड से पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल वर्क से पढ़ाएंगे,
सेल्फ लर्निंग मेथड जहाँ पे वो ऑटोनॉमस लर्निंग करेगा, लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस, ये तरीका होना चाहिए पढ़ाने का। तो टीचिंग मेथड में ये सारे आ जाते हैं। फिर एडोलेसेंट एज में फॉर्मल करिकुलम इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पे आप नेचुरल साइंस, लैंग्वेज, मैथ्स, वुडवर्क, म्यूज़िक, पेंटिंग, कोई एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम हो, लेकिन बुक्स पे ज़्यादा फोकस ना हो, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। अगेन टीचिंग मेथड लर्निंग बाय डूइंग ही होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन का यूज़ हो, इंक्वायरी का हो, एक्सपेरिमेंट का हो, जहाँ पे वो एक्सपीरियंस करके ज़्यादा सीखे। लास्ट में जब वो 15 से 20 साल का हो, उस टाइम पे मॉरल एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन करानी ज़रूरी है, एंड थ्रू एक्चुअल एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी कह रहे हैं ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की, फॉर्मल एजुकेशन को ज़्यादा फोकस ना करके उसके खुद के एक्सपीरियंस से सीखने के लिए उसको सपोर्ट करें। एजुकेशन फॉर बॉडीली हेल्थ, म्यूज़िक एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, तो अपनी हेल्थ को, म्यूज़िक को और इमोशंस को, रिलेशनशिप्स को, रिलीजन को, मॉरल डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस करें। ह्यूरिस्टिक मेथड यूज़ करें। ह्यूरिस्टिक मेथड होता है जहाँ पे हम बच्चों को खुद से एक प्रॉब्लम दे के उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट मेथड होता है, आप उसमें प्रोजेक्ट दे देते हो, बच्चे खुद से उसको कंप्लीट करके लाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके लाते हैं। तो ह्यूरिस्टिक मेथड के अपने खुद के आइडिया लगा के इस चीज़, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली स्टेज है जहाँ पे बच्चे एब्स्ट्रैक्ट सोच सकते हैं, तो आप ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ा सकते हो एंड डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो पढ़ाते वक्त। तो ये तरीका है। अगर हम टीचिंग मेथड्स पे जाएं तो रूसो के अकॉर्डिंग इस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए। तो अब एजुकेशन की जो पॉलिसी हमने पढ़ी रूसो की, वो बहुत डिटेल में अभी हमने पढ़ी है। हेयर इट इज़ सेइंग कि कन्फेशंस करके एक बहुत ही फेमस इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, जहाँ पे इन्होंने अपने खुद के क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या थॉट्स थे, और इनकी लाइफ में इन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं उसके बारे में बात करी हुई है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक या इनकी ऑटोबायोग्राफी आप कह लो जो इन्होंने अपने बारे में लिखी थी, कन्फेशन नाम की, जहाँ पे इनकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, चाइल्डहुड में और अर्ली एडल्टहुड में। तो इट मे बी आज समटाइम्स के इन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में कहाँ बताया था। तो नेक्स्ट आता है क्रिटिसिजम्स ऑफ रूसोज आइडियाज़। अब आपको भी पढ़ के तो लग ही रहा होगा कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने बोली हैं जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं, तो उसी चीज़ को लेके क्रिटिसिज्म भी हुए थे, जैसे लैक ऑफ रियलिज्म। अब यहाँ पे रियलिज्म का क्या मतलब है कि जो ये पढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, जो अपनी फ़िलॉसफी में, या जो ये इतना ज़्यादा आइडियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, उसमें रियलिटी कितनी पॉसिबल है, क्या वो एक्चुअली में रियल में पॉसिबल है। और वैसे भी ज़्यादातर जो इनकी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी थी उसमें बहुत आइडियलिज्म होता था कि आइडियली कैसा होना चाहिए। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि एक्चुअली में वो ह्यूमन नेचर या सोसाइटल स्ट्रक्चर में रियलिटी में अचीव करना बहुत मुश्किल है, और कोई भी इनकी पॉलिसी है ना वो रियलिस्टिकली इट इज़ नॉट फिजिबल, बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है कि रियल में उस तरह को फॉलो किया जाए। तो नेचुरलिज्म तो है लेकिन रियलिज्म नहीं है। रियलिज्म मतलब होता है रियलिटी में रहना, रियलिटी में करके देखना चीज़ों को, वो थोड़ा मुश्किल है। फिर एम्फेसिस और ओवर एम्फेसिस ऑन नेचर, नेचर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ओवर एम्फेसिस है। नेचर ओवर नर्चर, मतलब जैसे अब हम नेचर ओवर नर्चर की बात करते हैं ना साइकोलॉजी में, कि नेचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या नर्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एट द एंड ये हम कहते हैं कि भाई दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों का ही इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर। तो पर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तो नेचर की ही बात कर रहे हैं, नर्चर की तो कोई बात ही नहीं हो रही, नेचर के ऊपर ओवर एम्फेसिस है। एंड द व्यूज़ ऑन दी करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशन के ऊपर जो इनके व्यूज़ हैं कि वो सोसाइटी हमें करप्ट कर रही है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चैलेंजेस में पर्टिकुलरली इस विजन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड जर्नल विल, ये इनकी कुछ पॉलिटिकल जो इनकी आइडियाज़ थे उसके बारे में बोल रहे हैं कि जो प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंट करना है ना वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। कुछ चीज़ें जहाँ पे ये बोलते हैं कि सबको इक्वल राइट्स एंड डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो वहाँ पे फिजिबिलिटी इनके कॉन्सेप्ट्स की ना प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी बहुत मुश्किल है। अब हमने एजुकेशन फ़िलॉसफी में भी देखा है कि आप हर एक बच्चे को अगर इंडिविजुअल एजुकेशन देने लगोगे या उनको ओपन छोड़ दोगे, कहीं पे ओपन क्लासरूम में ले जाना मुश्किल है। इंडिविजुअली हर एक बच्चे को आप कैसे पढ़ाओगे, और उनको डिसिप्लिन में नहीं रखना, तो डिसिप्लिन के बिना बच्चे कैसे आपकी बात सुनेंगे। और ऊपर से टीचर का बहुत माइनर प्लेस दिया है, टीचर की इम्पोर्टेंस बहुत कम रखी है, तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल भी लगती हैं सुनने में कि उसके बिना
काम नहीं चल सकता जब तक हम ना करें। रोल ऑफ रिलीजन एंड मोरालिटी, तो ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजन एंड मोरालिटी इज प्रॉब्लमेटिक विद द क्रिटिक्स कंटेंडिंग व्यूज ऑन रिलीजन एंड जर्नल विन एस्टैब्लिशिंग। तो यहाँ पे इनकी बात है कि रिलीजन और मोरालिटी को बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जो सोसाइटी में इनटॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाएंगे लोग तो फिर उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंस हो जाएगी। एक वो होता है ना कि न्यूट्रल माइंडसेट होना चाहिए रेदर देन कि रिलीजियस बहुत ज़्यादा हो। तो साइंटिफिक भी हो, रिलीजियस भी हो, लेकिन बैलेंस्ड हो। तो वो चीज़ को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा जब रिलीजन की ओवर पावर हो जाएगा और इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और लोगों की लिबर्टीज़ जो है वो सप्रेस होगी। तो कुछ तो कंट्रोवर्सीज हैं जो हमें भी सुन के लगता है कि प्रैक्टिकली शायद वो अचीव करना अभी पॉसिबल नहीं है, मे बी इन फ्यूचर हम कुछ ऐसा कर पाएँ, बट स्टिल इनके जो व्यूज़ रहे हैं वो इतने इन्फ्लुएंशियल थे, इतना इम्पैक्ट उनका एजुकेशन पे पड़ा है कि एजुकेशन ही नहीं, इवन सोसाइटी के जो इनके पॉलिटिकल व्यूज़ थे उन सब चीज़ों का भी, कि आज के टाइम पे भी वहाँ से आइडियाज़ लेके कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी जाती है जितना हो सके। तो एट द एंड कंक्लूजन इज what is the conclusion is what is the lasting influence। तो इनका जो इम्पैक्ट है पॉलिटिकल फिलॉसफी, एजुकेशनल थ्योरी, इन सब चीज़ों पे आज भी फॉलो हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ चीज़ें फॉलो हो रही हैं, बहुत लास्टिंग इन्फ्लुएंस रहा है। कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं ये बीच में, लेकिन फिर भी इनके जो व्यूज़ हैं उनको लेके आज के टाइम पे भी बहुत लोग उनसे सीख रहे हैं, उनको रीवैल्यूएट कर रहे हैं। और बाकी सारी जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी से आइडियाज़ लिए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी जाती है। एंड देन कॉम्प्लेक्स लेगेसी में दे आर सेइंग कि ही हैज़ पेव्ड द वे फॉर न्यूएंस्ड डिस्कशन अबाउट द टेंशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड कलेक्टिव गुड। तो इन्होंने जो अपनी फ़िलॉसफी में एक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की बात करी है कि हर एक इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में, और एक कलेक्टिव गुड के बारे में कि सबके लिए क्या ज़रूरी है, एक इंडिविजुअल के लिए क्या ज़रूरी है, वो डिबेट जो है वो आज के टाइम पे भी चलती है और उससे भी हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि इनके जो भी व्यूज़ थे उनका एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ा है। और आज भी पॉलिसी जब बनती है कोई भी, चाहे वो पॉलिटिकल पॉलिसी हो कोई या वो एजुकेशनल पॉलिसी हो, उसमें रूसो के दिए गए आइडियाज़ से इंस्पायर होके बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं, इसलिए इनको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। एंड हमारे लिए भी इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी था बिकॉज ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एजुकेशनल रिफॉर्मर। और इनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं एग्ज़ाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।